साइटोप्लाज्म हो रहा था। यस सर। साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में हम क्या कर रहे थे? साइटोसोल के बारे में हमने पढ़ा था। साइटोसोल क्या होता है? साइटोसोल क्या होता है? साइटोप्लाज्म का वो कंटेंट जिसमें खाली मैट्रिक्स हो। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म का वो कंटेंट जिसमें खाली क्या हो? मैट्रिक्स हो। ठीक है, जिसमें से आप सेल ऑर्गेनल्स हटा दें। ठीक, तो उसी को हम क्या कहते हैं? साइटोसोल। और मैंने बताया था साइटोप्लाज्म का दूसरा पार्ट क्या है? सेल ऑर्गेनल्स। तो सेल ऑर्गेनल्स हम कर रहे थे। ठीक है, और सेल ऑर्गेनल्स में हमने कौन कौन से सेल ऑर्गेनल कर लिए थे? कौन कौन से सेल ऑर्गेनल हम लोग पढ़ चुके हैं? बताएं भाई। सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एबॉल्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गुड। और सर गोल्गी। गोल्जी एपेरेटस पढ़ा था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी एपेरेटस हो गया, और सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल तो हमने सेल बाउंड्री में पढ़ लिया था। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स में मैं पूछ रहा हूँ क्या क्या पढ़ा था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम। गुड। लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम। ये याद भी हो गया था। क्या हुआ? ये याद एहसान हो गया था। हाँ, वो हो गया ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया ना वो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने करवा दिया था ना, दो टाइप के होते हैं, रफ और स्मूथ। उसी में हो गए थे। और कौन सा सेल ऑर्गेनल हुआ था? तीन ही हुए थे। बताएं भाई, बस तीन हुए हैं? ये तीन हुए हैं, और भी कोई हुआ है? तो यही ध्यान आ रहा है अभी तो। चलो देखते हैं अभी। ठीक, तो हमने लाइसोसोम किया था, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो यही तीन हुए हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पहले, हाँ ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ है, गोल्जी बॉडीज और लाइसोसोम। ठीक, अब नेक्स्ट जो हमारा सेल ऑर्गेनल है दैट इज वैक्यूल। ठीक, तो आज हम वैक्यूल से स्टार्ट करेंगे। अच्छा देखें भाई, वैक्यूल के बारे में पढ़ा है। वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल क्या होता है? सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। अच्छा, और कुछ? और कुछ? बताएं भाई। देखो, वैक्यूल्स जो हैं, ठीक है, वैक्यूल्स जो हैं ये आपके एनिमल्स में और प्लांट्स में दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? यस एनिमल्स सर। में और प्लांट्स में दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, सिर्फ प्लांट्स में नहीं पाए जाते। इंपॉर्टेंट बात क्या है याद रखने की, कि वैक्यूल्स एनिमल्स में छोटे होते हैं। ठीक है, छोटे होते हैं और नंबर में ज्यादा होते हैं। प्लांट्स में जो वैक्यूल होते हैं वो बड़े होते हैं और नंबर में कम होते हैं। एक होगा या हद से हद दो होंगे। ठीक, तो ये डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं है कि एनिमल्स में वैक्यूल्स होते ही नहीं है, एनिमल्स में भी होते हैं वैक्यूल्स, प्लांट्स में भी होते हैं। एनिमल्स में वैक्यूल्स छोटे होते हैं और नंबर में ज्यादा होते हैं। प्लांट्स में वैक्यूल बड़े होते हैं और नंबर में कम होते हैं, एक होगा दो होंगे। ठीक है, तो ये होता है काम।
वैक्यूज का फंक्शन क्या होता है, किस काम आते हैं वैक्यूज? स्टोरेज के लिए। गुड, वेरी गुड। वैक्यूज का जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है? स्टोरेज होता है। ठीक है, तो मतलब स्टोरेज का मतलब स्टोर करना किसी चीज को। ठीक है, किसी चीज को स्टोर करना। तो वैक्यूज का जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है? स्टोरेज। बट वैक्यूज सिर्फ स्टोरेज के ही काम नहीं आते। ठीक है, इनके और भी काम होते हैं, और भी अलग अलग काम होते हैं। ठीक है, और उन सब अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग किस्म के वैक्यूज होते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम वैक्यूज की बात करें तो सबसे पहली बात क्या है कि वैक्यूल क्या होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ठीक, तो मैंने ये शुरू में बताया था कि जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, ये दो किस्म के हैं। एक तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है, जिनकी सिंगल मेम्ब्रेन है, और एक क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, जिनके पास दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं, ये किसका पार्ट होते हैं? किसका पार्ट होते हैं ये? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ द सेल। ठीक है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो होता है सेल का, उसका पार्ट होता है। ठीक, तो वैक्यूल भी उसी का पार्ट है। तो वैक्यूल में भी क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन है। ठीक, तो वैक्यूल भी उसी का पार्ट है। ये जितने सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये सब जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट, अगर हम देखें इसकी मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है जनरली कि वैक्यूल्स की जो मेम्ब्रेन है इसका नाम क्या है? टोनोप्लास्ट। वैक्यूल्स की जो मेम्ब्रेन है इसको क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वैक्यूल्स जो अभी मैंने बात बताई, वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, दोनों में पाए जाते हैं। डिफरेंस क्या है? दे आर लार्ज एंड लेस इन नंबर इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में बड़े होते हैं और नंबर में कम होते हैं, एक होगा या दो होंगे। एंड स्मॉल एंड मोर इन नंबर्स इन एनिमल्स। एनिमल्स में क्या है? छोटे होते हैं और नंबर में ज्यादा होते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखें, समटाइम्स 90% स्पेस इज ऑक्यूपाइड इन प्लांट्स। ठीक है, तो लगभग प्लांट्स में जो वैक्यूज होते हैं वो लगभग 80 to 90% स्पेस को जो है ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है, 80 to 90% स्पेस को जो है ऑक्यूपाई कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें, इनका काम क्या है? इनका काम क्या है? स्टोरेज। काम क्या है? स्टोरेज। किस चीज का स्टोरेज? स्टोरेज ऑफ सेल सैप, फूड मटेरियल्स, एक्सेट्रा। ठीक, जितने प्लांट में चीजें होती हैं, रेजिन वगैरह, ठीक है, इन सब का जो स्टोरेज होता है वो कहाँ होता है? वैक्यूल्स में होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखें, एक इनका एक और फंक्शन क्या है? दे परफॉर्म ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है भाई? ऑस्मोसिस क्या होता है? Water exchange between cell as well as cell and its external environment. क्या बताया, दोबारा बताया। Water exchange between cell as well as cell and its external environment. ठीक है, और कुछ? The process of transfer of substances from their lower concentration to the higher concentration through semi-permeable membrane. क्या बता दिया भाई? Sir, high concentration to lower concentration. ठीक है, Oh, so sorry, sir. Higher concentration to हम्म, lower concentration. कोई बात नहीं। लो से हाई तो क्या होगा? डिफ्यूजन। Electricity. क्या होगा? सर ये तो डिफ्यूजन। एक्टिव प्रोसेस हो गया, एक्टिव। एक्टिव प्रोसेस हो जाएगा। गुड, एक्टिव प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, लो से हाई जो है एक्टिव प्रोसेस हो जाएगा, मतलब
एटीपी का यूज होना। एटीपी का यूज होगा, एनर्जी कंज्यूम होगी इसमें। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे समरसेबल होता है घरों में, ठीक, Yes, पंप sir. लगा के अंडरग्राउंड वाटर को जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है और जो ओवरहेड टैंक होता है उसमें उसको स्टोर किया जाता है। ठीक है, अब ये जो है बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको ओवरहेड टैंक में से, ठीक है, अगर आपको, ये आपका ओवरहेड टैंक है, ठीक है, ये आपका ओवरहेड टैंक है और यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर है। ठीक है, तो आपको अगर ये वाटर ऊपर चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या लगाना होगा इसमें? पंप लगाना होगा, पंप लगाना होगा। ये जो वाटर है अंडरग्राउंड वाटर, क्या ये बिना पंप के ऊपर आ सकता है? नो सर। नो सर। नहीं आ सकता, पंप लगाना पड़ेगा। लेकिन जब ये पानी आपको नीचे चाहिए, ठीक है, तो क्या इसमें कोई पंप लगाना पड़ेगा? नो सर। नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का क्या मकसद है कि लोअर कंसंट्रेशन इधर है, लोअर कंसंट्रेशन इधर है, ठीक है, और हायर कंसंट्रेशन इधर है। तो आप लो से हाई में अगर जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो चीज है वो क्या है, यहाँ पे जिसका फैक्टर है वो क्या है? ग्रेविटी है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेविटी की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी यहाँ पे लग रही है और यहाँ पे, तो यहां से आप यहाँ पे जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो क्या होगा? आपको पंप लगाना पड़ेगा। ठीक, बिना उसके काम नहीं होगा। बट जब आप ऊपर से पानी नीचे बुला रहे हैं तो फिर उसमें पंप लगाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो लोअर कंसंट्रेशन हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? हाइट कह सकते हैं। ठीक है, एक ये लेवल है हाइट का, ठीक है, एक ये लेवल है हाइट का H1 और एक ये लेवल है हाइट का H2। तो ये हाइट कम है, ये हाइट ज्यादा है, आप कम हाइट से ज्यादा हाइट पे जा रहे हैं तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, और ज्यादा हाइट से कम हाइट पे आ रहे हैं तो एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी। ठीक, यहाँ पे क्या होता है? कंसंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? कंसंट्रेशन प्लांट्स वगैरह में। तो वहां पे भी क्या है? अगर आप लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जा रहे हैं तो फिर एक्टिव प्रोसेस हो जाएगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी। ऑस्मोसिस मैंने बताया था, ऑस्मोसिस क्या है? डिफ्यूजन का ही पार्ट है। ठीक है, तो क्या हो गया? ठीक है, तो ऑस्मोसिस बेसिकली क्या है? टाइप ऑफ डिफ्यूजन है, टाइप ऑफ डिफ्यूजन है। ठीक, और डिफ्यूजन क्या होता है? पैसिव प्रोसेस होता है, पैसिव प्रोसेस होता है, एनर्जी नहीं लगती इसमें। ठीक है, तो ऑस्मोसिस में भी एनर्जी नहीं लगती। तो ऑस्मोसिस में बेसिकली क्या है? ट्रांसफर ऑफ। सॉल्वेंट। हाँ, अब यहाँ पे कुछ लोगों ने सब्सटेंसेस कहा था, सॉल्वेंट कह रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जब हम स्पेसिफिकली ऑस्मोसिस की बात करते हैं So water. तो यहाँ पे वाटर आ जाता है। ठीक, यहाँ पे वाटर आ जाता है। ठीक है, तो वाटर का ट्रांसफर, ठीक है, वाटर का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। ठीक है, बट ये तो फिर प्योर डिफ्यूजन हो जाएगा, ऑस्मोसिस तो रहा नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो ट्रांसफर होगा ये किसके थ्रू होगा? थ्रू सेमी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके बारे में भी अभी हमने पढ़ा था जब हम सेल बाउंड्री पढ़ रहे थे कि सेमी परमिएबल क्या होता है और सेलेक्टिवली परमिएबल क्या होता है, याद है? यस सर। ठीक है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जब वाटर का ट्रांसफर होगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, तो उसी को हम क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस का भी काम कौन करता है? वैक्यूम। नेक्स्ट देखें, तो खाली मैंने जैसे बताया था कि इसके स्टोरेज के भी काम नहीं है, और भी इसके फंक्शंस हैं। तो स्टोरेज के अलावा जो इसके फंक्शंस हैं वो क्या क्या हैं? ठीक, तो एक तो मैंने ये बता दिया, एक तो काम क्या है इसका? ऑस्मोसिस। उसके बाद इसका एक और काम क्या है? डाइजेशन, Digestion. डाइजेशन। ठीक, बट ये जो फंक्शंस हैं ये कहाँ होते हैं?
एनिमल्स में होते हैं, प्लांट्स में नहीं होते। ठीक, तो डाइजेशन का फंक्शन है, और डाइजेशन का फंक्शन कौन कराता है? डाइजेस्टिव वैक्यूल, डाइजेस्टिव वैक्यूल। ठीक, डाइजेशन का फंक्शन कौन करता है? डाइजेस्टिव वैक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, और एक्सक्रीशन कौन करता है? एक्सक्रीटरी वैक्यूल, एक्सक्रीटरी वैक्यूल। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है क्या? ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन का काम कौन करता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक, और इसके बारे में पढ़ा होगा कहाँ? अमीबा में। गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो ये पढ़ा होगा कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहाँ होता है? कहाँ होता है? अमीबा में होता है। ठीक है, अमीबा में होता है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल तो हमने पढ़ लिया, काम क्या है इसका? ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। तो अब ये बता दो जल्दी से कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? सर बॉडी में वाटर और साल्ट का बैलेंस रखना। गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो एक्सक्रीशन में हमने पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस में कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस। ठीक, और ऑस्मोटिक बैलेंस क्या होता है बॉडी में? ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने का काम जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। और ऑस्मोटिक बैलेंस क्या होता है? हमारी बॉडी में अलग अलग सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, सॉल्ट्स होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, ठीक है, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है, फास्फोरस हो गया। बहुत सारे अलग अलग किस्म के क्या होते हैं? सॉल्ट्स होते हैं। तो इन सब सॉल्ट्स की एक कंसंट्रेशन जो है बॉडी में मेंटेन की जाती है। ठीक, और वो कंसंट्रेशन मेंटेन रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो कंसंट्रेशन अगर डिस्टर्ब होती है तो फिर जो है बॉडी में कुछ डिफिशियंसी वगैरह हो सकती है। ठीक है, या टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है किसी चीज की। ठीक है, तो वो उसी चीज को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक बैलेंस। ठीक, और उसी का रेगुलेशन क्या है? ऑस्मोटिक, ऑस्मो रेगुलेशन। काम कौन करता है ये? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक, तो ये बात हो गई किसकी? वैक्यूल की। ठीक, आगे बढ़े, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, क्या पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में? ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है। गुड, Parts of the cell. ये सेमी ऑटोनॉमस है। ठीक है, और बताएं। इसमें एटीपी स्टोर होता है सर। एटीपी स्टोर होता है? नहीं, स्टोर तो नहीं होता, एटीपी बनाने में हेल्प करता है। प्रोड्यूस होती है Production. एटीपी। ठीक है, एटीपी प्रोड्यूस की जाती है। और 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 बताएं भाई। अच्छा, अभी एक चीज बताई कि इसको सेमी ऑटोनॉमस कहते हैं, तो सेमी ऑटोनॉमस क्यों कहते हैं बताओ जरा। क्योंकि सर इसमें खुद का राइबोसोम और डीएनए होता है। वेरी गुड। अगर खुद का राइबोसोम और डीएनए है तो उसको सेमी ऑटोनॉमस कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि क्यों सर कहेंगे? इसको इसको बनाने में दूसरे की हेल्प नहीं जरूरत होती, ये खुद मेंटेन कर लेता है अपने आप को। कह सकते हैं, ठीक है, बट रीजन ये नहीं है। ठीक है, स्लाइटली डिफरेंट है रीजन। ठीक, चलो ठीक है, पढ़ते हैं फिर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया अब जो हम मतलब पढ़ रहे हैं सेल ऑर्गेनेल, अभी तक जो हमने सेल ऑर्गेनेल्स पढ़े थे वो सब क्या थे? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड थे। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड थे। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो सब क्या होंगे? डबल मेम्ब्रेन बाउंड होंगे। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखो किस तरीके का होता है।
ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो ये है इसकी आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा सॉरी, सर, स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा अभी इसमें, स्टेप्स नहीं दिख रहे? स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा इसके अंदर। मैं समझा नहीं क्या कह रहे हो। स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है? यस सर। कौन सा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो भी मैंने बनाया ये दिख नहीं रहा है? नहीं सर। क्या बात कर रहे हो? स्क्रीन को इनलार्ज कर लिया होगा इसलिए नहीं दिख रहा होगा मे बी। बाकियों को दिख रहा है? यस सर। यस सर। Yes, sir. देखो यार, तुम्हारे स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आगे सर। ठीक ठीक, गुड। तो ये क्या है? ये आउटर मेम्ब्रेन है। और ये क्या है? ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये क्या है? ये इनर मेम्ब्रेन है। और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं इनर मेम्ब्रेन में, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? गुड, क्रिस्टी। ठीक है, क्रिस्टेई, क्रिस्टी कहते हैं इसको। ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे एक चीज तो ये ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि इसकी जो दो मेम्ब्रेन है ये अलग है। ठीक है, दोनों सेम नहीं है। कैसे? जो आउटर मेम्ब्रेन है, जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कैसी है? स्मूथ। आउटर मेम्ब्रेन कैसी है? स्मूथ है। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है वो क्या है? फोल्डेड। फोल्डेड है। फोल्डेड है, इसमें फोल्ड्स मौजूद हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये फोल्ड्स मौजूद हैं इसमें। ठीक है, और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है, इसके फोल्ड्स में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं? क्रिस्टी। ठीक। ये जो क्रिस्टी होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो क्रिस्टी होते हैं इनमें इनमें कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, देखो यहां पे बना दो। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ पे इस किस्म से इस पे जो है स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। और इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? इनको क्या कहते हैं? ऑक्सीजोम्स। ऑक्सीजोम्स। ठीक है, ऑक्सीजोम्स। ये जो ऑक्सीजोम होते हैं, इस तरीके से ऑक्सीजोम होते हैं। ठीक है, इनका ये जो हेड होता है, ठीक है, ये जो हेड होता है ये होता है एटीपीएस हेड। एटीपीएस हेड। ठीक। और इन्हीं ऑक्सीजोम को हम कहते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे अटैच्ड है, ठीक है, यहाँ पे अटैच्ड नहीं है। ठीक है, तो ये वाली जो साइड होती है इसको हम कहते हैं एफ नॉट, और ये वाली जो साइड होती है इसको हम कहते हैं F1। तो इन्हीं ऑक्सीजोम्स को हम क्या कहते हैं? F0 F1 पार्टिकल्स। F0 F1 पार्टिकल्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है भाई? यस सर। ठीक है, तो मैम, हाँ, मैम, किसी ने मैम कह दिया। बताओ भाई, क्या पूछ रही थी भाई, बताओ। सर वो मैंने बोला कि किसी ने आपको मैम कहा। हाँ, वो मैंने सुन लिया। कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था?
सर ये 9th के लेवल का ही है। एंट्रेंस में तो देखिए सब कुछ आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बात समझे नहीं समझे? एंट्रेंस के लिहाज से तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक। देखो ज्यादा उतना डिफिकल्ट है नहीं ये, ठीक। बस एक स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में क्या चीज है, ठीक है। जो अभी हमने चीज डिस्कस करी क्या, कि दो इसकी मेम्ब्रेन्स है, एक आउटर मेम्ब्रेन है जो कि क्या है, स्मूथ है, और एक इनर मेम्ब्रेन है जो कि क्या है, फोल्डेड है, Folded. ठीक है। और फोल्डेड मेम्ब्रेन में क्या है, क्रिस्टी मौजूद है, और क्रिस्टी पे ये छोटे स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजोम्स। और ऑक्सीजोम्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें एक पार्ट जो इनका होता है ये, इसको हम क्या कहते हैं, एटीपीएस हेड, एटीपीएस हेड, ठीक। और इसी में दो पोजीशंस होते हैं, एक को हम कहते हैं F0 और एक को हम कहते हैं F1, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, F0 F1 पार्टिकल्स, ठीक है। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब ऑक्सीजोम में इस तरीके से, ये ऑक्सीजोम है, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो ऑक्सीजोम में जब इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होता है ऑक्सीजोम के थ्रू, तो फिर यहाँ पे एटीपी जनरेट हो जाती है, एटीपी का मॉलिक्यूल जनरेट होता है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस होती है। बात समझे नहीं समझे? यस सर। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है एटीपी जनरेट होने का, ठीक। इसी को हम कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन आपका जो ट्रांसफर हो रहा है ऑक्सीजोम के थ्रू, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। ये सिस्टम होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसी के थ्रू एटीपी बनती है, ठीक है। देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, माइटोकॉन्ड्रिया ये तो पढ़ लिया कि क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, ठीक। तो प्रोकैरियोट्स में एनर्जी नहीं बनती क्या, क्यों भाई, कम रिक्वायरमेंट होती होगी उन्हें। क्या होता है, कम रिक्वायरमेंट। कम रिक्वायरमेंट है, तो एनर्जी बनती नहीं है क्या, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो है ही नहीं ना वहां पर, ठीक है। देखिए भाई, तो ऐसा नहीं है कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होगी, क्यों, क्योंकि वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है प्रोकैरियोट्स में, लेकिन प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया की जगह क्या है, इन प्रोकैरियोट्स एन एनालोगस स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट नोन एज मीजोजोम, मीजोजोम, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। सो माइटोकॉन्ड्रिया की जगह प्रोकैरियोट्स में क्या प्रेजेंट होता है, मीजोजोम। तो मीजोजोम से वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है भाई, Yes, ठीक है। sir. नेक्स्ट पॉइंट Yes, देखो, sir. यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। बट यूकैरियोट्स में भी माइटोकॉन्ड्रिया हर सेल में प्रेजेंट नहीं होते, ये एब्सेंट होते हैं। कौन से सेल में, मैच्योर आरबीसी में, ठीक है। मैमल्स के जो मैच्योर आरबीसी होते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, ठीक है भाई। Yes. ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट देखो, माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, ये क्या बताता है कि कितना जो सेल है वो फिजिकली एक्टिव है, ठीक है। क्या मतलब, क्या मतलब, सर उसमें वो ज्यादा एक्टिविटीज करेगा तो ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो ज्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज भी होंगे। गुड, ठीक है। तो ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो मतलब जो सेल है वो ज्यादा फिजियोलॉजिकली एक्टिव है, ठीक है। सबसे ज्यादा सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया कौन से सेल में पाए जाते हैं, न्यूरॉन्स सर। न्यूरॉन्स, कौन से न्यूरॉन्स,
न्यूरॉन्स में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं? Yes, sir. Perhaps. सबसे ज्यादा जो माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं वो बर्ड्स में पाए जाते हैं, ठीक है। और बर्ड्स में भी कहाँ पे? बर्ड्स में भी कहाँ पे? फ्लाइट मसल्स में, फ्लाइट मसल्स में, ठीक है। देखिए भाई, मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड्स, ठीक है। तो बर्ड्स की फ्लाइट मसल्स जो होती हैं वहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। तो वहां पे सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखें, दे मे बी ऑफ डिफरेंट शेप्स, ठीक है। तो अलग अलग शेप्स में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे शेप्स होते हैं इनके, जैसे ओवल है, स्फेरिकल है, स्पाइरल है। स्पाइरल शेप कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का स्पाइरल शेप कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का स्पाइरल शेप कहाँ होता है? Sir, क्रिस्टी में सर। corner पे. स्पर्म सेल में, स्पर्म सेल में, स्पर्म सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका शेप क्या होता है? स्पाइरल होता है, ठीक है। ठीक है भाई, इस तरीके से होता है जो उसकी बॉडी होती है, ठीक है। हेड के बाद जो बॉडी रीजन होता है उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है इस तरीके से स्पाइरल शेप में, ठीक है। ये तो अलग अलग शेप्स हो गए, लेकिन सबसे कॉमन शेप जो है वो क्या है? सॉसेज शेप, सॉसेज शेप। तो सॉसेज शेप क्या है? जो ये मैंने अभी बताया है, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला जो शेप है ये क्या है? सॉसेज शेप, ठीक। ये सबसे कॉमन शेप है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो नेक्स्ट पॉइंट देखें कि इसकी दो मेम्ब्रेन्स है, जैसे अभी मैंने बताया। आउटर मेम्ब्रेन कैसी है? स्मूथ है। और इनर मेम्ब्रेन में क्या है? इनर मेम्ब्रेन, इट इज फोल्डेड टू फॉर्म क्रिस्टी, फोल्डेड टू फॉर्म क्रिस्टी, ठीक है। क्या काम है क्रिस्टी का? इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर बियरिंग ऑक्सीजोम्स, ठीक है। जैसे इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल वही चीज है यहाँ पे भी, ठीक है। इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं? विलाई का क्या काम होता है? Absorption of food. नहीं भाई, Digestion. इट इंक्रीज द सरफेस एरिया। हाँ, एब्जॉर्प्शन नहीं होता, सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम होता है बस, ठीक है। तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है उससे। सिमिलरली यहाँ पे भी क्रिस्टी से सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखें, नेक्स्ट पॉइंट देखें। ऑक्सीजोम्स वर डिस्कवर्ड बाय फर्नांडिस मोरॉन, ठीक। ऑक्सीजोम्स का काम क्या होता है? क्या काम होता है अभी बताया? एटीपी प्रोड्यूस करना। गुड, वेरी गुड, ठीक। ऑक्सीजोम्स प्रोड्यूसेस एटीपी, ठीक। तो इन जनरल हम कह देते हैं कि सेल ऑर्गेनेल कौन सा प्रोड्यूस कर रहा है एटीपी? माइटोकॉन्ड्रिया। बट माइटोकॉन्ड्रिया में भी कौन प्रोड्यूस कर रहा है एटीपी? ऑक्सीजोम्स, ठीक। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया इस, अच्छा एक और बात सी समझे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर ये जो है, इसके अंदर क्या है? ये पूरी एक मैट्रिक्स है। इसके अंदर क्या है? ये मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? ये जो मैट्रिक्स है, ये जो फ्लूइड फिल्ड है इस मैट्रिक्स में, इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा, स्ट्रोमा, ठीक। क्या कहते हैं इसको? स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक। इसी स्ट्रोमा में, इसी स्ट्रोमा में आपकी क्या होती है? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल क्या है, कोई बताएगा? लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ा था, क्रेब्स साइकिल क्या होती है? बताओ भाई। किसी को नहीं याद? नहीं याद किसी को? तो पढ़ते पढ़ते नहीं है। ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा था, याद है? नहीं है? ग्लूकोज आपका क्या होता है? 6 कार्बन कंपाउंड होता है, और ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किसमें? पाइरुवेट में। पाइरुवेट में, जो कि एक क्या है?
3 molecule 3 कार्बन कंपाउंड है, और पायरोवेट ब्रेक डाउन होता है इनटू व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ठीक है, और ये एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, जब क्या हो, ऑक्सीजन क्या हो, प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन क्या हो, सफिशिएंट सप्लाई में ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें कितनी एटीपी प्रोड्यूस होती है? 38 ठीक है, 38 एटीपी। ठीक है, कुछ जगहों पे 36 होती है, कुछ जगहों पे 32 एटीपी होती है। ठीक, और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस, ये प्रोसेस होता कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में सर पायरुवेट के बाद होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसी को तो क्रेब्स साइकिल कहते हैं भाई। नहीं याद? बताया था लाइफ प्रोसेसेस में, रेस्पिरेशन में, याद करो भाई। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्रेब्स साइकिल कहते हैं। यस सर। ठीक है, तो ये जो क्रेब्स साइकिल है ये कहाँ होती है? क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में, स्ट्रोमा में। माइटोकॉन्ड्रिया में, स्ट्रोमा में, जो फ्लूइड है इसका, ठीक है, उसमें। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज फिल्ड विद मैट्रिक्स इन विच क्रेब्स साइकिल अकर्स। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अच्छा अभी और होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें। तो अभी जो बात हुई वो सब समझ में आ गई? Yes, sir. यस सर। ठीक है, देखो आगे देखो। तो जरूरी नहीं है कि हर जगह ज्यादा ही माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो, कुछ जगहों पे सिर्फ एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है, जैसे क्लोरेला में। ठीक है, क्लोरेला क्या है? क्लोरेला क्या है? क्लोरेला क्या है? याद नहीं रखते भाई? क्लोरेला, बैक्टीरिया हाँ, बैक्टीरिया बैक्टीरिया। क्लोरेला बैक्टीरिया है? सर डिजीज है। क्लोरेला डिजीज है? सर माइक्रोस्कोपिक होता है, छोटा सा, पता नहीं प्लांट होता है कि एनिमल। छोड़ो, पता नहीं क्या पढ़ रखा है। सर एल्गी। एल्गी है भाई, एल्गी है, थैलोफाइटा में है। ठीक है, तो क्लोरेला क्या है? क्लोरेला थैलोफाइटा है, उसमें क्या होती है? सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो। इट हैज इट्स ओन सिंगल सर्कुलर डीएनए, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और राइबोसोम। ठीक, अच्छा एक बात ये समझो, ठीक है, ये शायद मैंने बताया था कि, ठीक है, देखो होता क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या है? ये एक स्ट्रैंड हो गया और ये दूसरा स्ट्रैंड हो गया, ये हो गया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक, अब इसी को अगर सर्किल में कर दो, ठीक, इसी को अगर सर्किल में कर दो तो फिर ये क्या हो जाएगा? सर्कुलर ये हो डबल जाएगा स्ट्रैंडेड सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक, तो ये होता है सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और सिंगल होता है। ये क्या है? एक सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब ऐसे ही और होंगे तो फिर वो और ज्यादा हो जाएंगे। तो सिर्फ एक सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और इसके साथ इसके राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं इसमें। ठीक, राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अच्छा, राइबोसोम्स होने से क्या समझ में आया? राइबोसोम्स होने से क्या समझ में आया? सिंथेसिस। कि ये अपने प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकता है। ठीक है, और अगर डीएनए में याद करो, मैंने बताया था कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, तो उनका न्यूक्लियर मटेरियल कैसा होता है? प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मटेरियल कैसा होता है? क्या होता है उसमें? न्यूक्लियोइड
हाँ हाँ, न्यूक्लियेट होता है। और होता क्या है? सर उसमें राइबोसोम होता है और सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। डीएनए होता है और राइबोसोम भी होता है, ठीक है। और जो डीएनए है वो कैसा होता है? सिंगल सर्कुलर डीएनए, सिंगल सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड। नेकेड डीएनए। बताया था नहीं बताया था? नेकेड डीएनए होता है, याद करो। सर प्रोकैरियोट्स तो सिंगल सेल्यूलर होते हैं, तो उनका डीएनए कैसे नेकेड होता है? नेकेड डीएनए का क्या मतलब है? उस पे सर आउटर कवरिंग ना होगा, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नहीं नहीं सर छोटा। नहीं। सर जो डायरेक्टली आंखों से नहीं देखा जा सकता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नेकेड डीएनए का क्या मतलब है? सर ऐसा कुछ नहीं है। हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। पॉलीअमाइन होते हैं सर। हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। नेकेड डीएनए का मतलब है कि हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। जो डीएनए है उसके साथ कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। कौन से प्रोटीन होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। अगर डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि प्रोटीन होंगे ही नहीं, प्रोटीन होंगे, बट अगर नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? नेकेड डीएनए, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन नहीं ओके है, सर। नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, तो फिर वो नेकेड डीएनए होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मैं वही बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो है डीएनए, और डीएनए के साथ राइबोसोम प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक। तो राइबोसोम प्रेजेंट होने का क्या सिग्निफिकेंस है? कि राइबोसोम इसको प्रोटीन बना के दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे खाली क्या है? डीएनए है, डीएनए के साथ कोई प्रोटीन एसोसिएटेड नहीं है, बट राइबोसोम भी प्रेजेंट है इसके पास। तो राइबोसोम क्या कर सकता है? प्रोटीन इसको बना के दे सकता है, ठीक। तो यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है, अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास अगर किसी सेल के पास उसका डीएनए है, तो क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? क्या मतलब हुआ? कि बताओ। सर कभी प्रोकैरियोट रहे होंगे। और कुछ सेल के पास अगर डीएनए है, उसका क्या मतलब हुआ? बताओ। सेल डिवीजन की कैपेबिलिटी है उसके पास। बात समझे नहीं समझे? सेल डिवीजन की कैपेबिलिटी है, अगर किसी सेल के पास अपना डीएनए है मतलब वो सेल डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ ओके सर। पे जो इसके पास डीएनए है उसमें इसके साथ क्या है? राइबोसोम भी एसोसिएटेड है, ठीक है। तो मतलब ये जो डीएनए है वो विद प्रोटीन्स है, ठीक। तो मतलब क्या हुआ इसका कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास कैपेबिलिटी आ गई। अब किस चीज की? किस चीज की कैपेबिलिटी आ गई? डिवीजन की। डिवीजन की। सेल डिवाइड कर सकता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है अब डिवाइड कर सकता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि जब कभी सेल में ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट जब ज्यादा होती है तो सेल के ही अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मल्टीप्लाई कर जाता है, ठीक है। सेल के ही अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मल्टीप्लाई कर जाता है और ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने लगता है, ठीक है। तो ये जो एक कैपेबिलिटी है, ये एक पूरी किसकी कैपेबिलिटी? पूरे पूरे बाकायदा सेल की कैपेबिलिटी है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया को? सेल विद इन अ सेल। सेल विद इन अ सेल। सेल विद इन अ सेल। समझे नहीं समझे? क्या मतलब इस बात का? सेल के अंदर सेल। सेल के अंदर सेल है, सेल के अंदर एक पूरा पूरा सेल मौजूद है, ठीक है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल है, बट ये काम पूरे पूरे सेल वाले कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज क्या है? अगर हम प्रोकैरियोट्स को अगर देखें तो प्रोकैरियोट्स को अगर हम देखें, ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? अपना खुद का डीएनए, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और
राइबोसोम। राइबोसोम प्रेजेंट होता है सेल ऑर्गेनेल के तौर पे, ठीक, राइबोसोम प्रेजेंट होता है और तो कुछ होता नहीं है, ठीक। तो डीएनए और राइबोसोम जब प्रोकैरियोट्स में मौजूद है और डीएनए और राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में भी मौजूद है, तो ये हम क्या कहते हैं कि माना जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये बैक्टीरियल ओरिजिन का है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, बैक्टीरिया, ठीक। तो ये माना जाता है कि ये जो है बैक्टीरियल ओरिजिन का है, मतलब ये ओरिजिनेट हुआ है किससे, बैक्टीरिया से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो, इट परफॉर्म्स एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे, कैसे, क्रेब साइकिल होती है, अभी अभी तो पढ़ा है, अभी तो पढ़ा था भाई। एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होती है, क्रेब साइकिल होती है उसमें, ठीक है। एंड इट प्रोड्यूसेस एटीपी, किसके थ्रू, ऑक्सीसोम्स के थ्रू। भाई बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इट मल्टीप्लाइज बाय बाइनरी फिजन, ठीक, सेल डिवीजन जो होता है इसमें वो बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। नेक्स्ट, इट इज सपोजिटली ऑफ बैक्टीरियल ओरिजिन, ठीक है, जो अभी हमने बात कर ली कि माना जाता है कि ये क्या है, बैक्टीरियल ओरिजिन का है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल, ठीक है, क्यों, क्यों, दुपट्टा ओढ़ लिया रे। दुपट्टा ओढ़ लिया। माइक ऑफ कर ले भाई, माइक ऑन है किसी का, हाँ भाई बताएं, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल किसको कहते हैं, बताएं भाई, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल हम किसको कहेंगे, एग्जाम्पल है, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया भी उसका एक एग्जाम्पल है। हाँ माइटोकॉन्ड्रिया उसका एग्जांपल है। क्यों कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल, सर बताइए। इसका खुद का डीएनए और राइबोसोम है। क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए राइबोसोम है, ठीक। तो ये सेमी ऑटोनॉमस इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये खुद ही अपने सारे काम कर सकता है, ये खुद ही सेल डिवीजन कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, सेमी ऑटोनॉमस। और एक और बात बताऊं आपको कि ये जो डीएनए इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसको ये मत समझिएगा कि अगर ये डीएनए प्रेजेंट है तो ये सारे ही काम कर सकता है, मल्टीप्लिकेशन कर सकता है। बेसिकली इसमें जो डीएनए है वो पूरा सेल्यूलर डीएनए का, जो पूरा सेल में डीएनए प्रेजेंट होता है, सेल्यूलर डीएनए का 1% डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। तो पूरे सेल्यूलर डीएनए का 1% डीएनए जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। तो कोई बहुत ज्यादा डीएनए नहीं होता, बट इतना होता है कि वो खुद, उसके पास कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो खुद ही सेल डिवीजन कर सकता है। नेक्स्ट, इट इज कॉल्ड सेल विद इन अ सेल, क्यों, वो अभी डिस्कस कर लिया, ठीक। इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, क्यों, इट प्रोड्यूस एटीपी। गुड, वेरी गुड। जो पावर जनरेट हो रही है, जो पावर जनरेट हो रही है, जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, वो कहां से आ रही है, माइटोकॉन्ड्रिया से, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस। एनर्जी जनरेटर ऑफ द सेल, क्यों, सेम रीजन, एटीपी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। ये बात पूरी समझ में आ गई, यस सर। ठीक। तो ये बात हो गई किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, प्लास्टिड्स। नेक्स्ट क्या है, प्लास्टिड्स, ठीक। तो प्लास्टिड्स देख लें भाई। तो कोई स्टूडेंट था, उसने जो है पूछा था कि प्लास्टिड्स में डिफरेंट टाइप्स वगैरह पूछ रहा था वो, ठीक है। कौन था वो, प्रेजेंट है अभी, नहीं है शायद, ठीक, शायद ऑफलाइन का स्टूडेंट होगा। चलिए खैर, देखें तो प्लास्टिड्स क्या होते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बात बताई थी शुरू में कि अभी हम जितने जो सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ने वाले हैं वो क्या होंगे, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। तो प्लास्टिड्स हमारा क्या है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, देन प्लास्टिड्स हमारा क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। अच्छा, प्लास्टिड्स में देखें क्या होता है कि
कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये डिस्क टाइप के, ठीक है, ये डिस्क टाइप की चीजें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो दोनों मेम्ब्रेन्स हैं इसकी, दोनों मेम्ब्रेन्स हैं इसकी, आउटर और इनर, ये दोनों ही मेम्ब्रेन्स कैसी हैं? स्मूथ है। ठीक है, यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन फोल्डेड नहीं है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में फोल्डेड थी, तो यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन फोल्डेड नहीं है। ठीक है, दोनों ही मेम्ब्रेन्स कैसी हैं? स्मूथ है, स्मूथ मेम्ब्रेन्स हैं। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसके स्ट्रक्चर में ये जो डिस्क लाइक सब्सटेंसेस हैं, इसको हम क्या कहते हैं? एक को सिर्फ थैलेकॉइड और पूरे को ग्रेना। गुड, वेरी गुड। इसको हम क्या कहते हैं? थाइलोकॉइड, थाइलोकॉइड। ठीक, और ये जो पूरा थाइलोकॉइड का स्टैक होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? ग्रेना। ठीक, ग्रेना। ग्रेना। और ये जो अटैच्ड होते हैं ग्रेनास, ठीक, एक दूसरे से, ठीक है, जिसके थ्रू अटैच्ड होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा लैमेला। स्ट्रोमा, स्ट्रोमा लैमेला, स्ट्रोमा लैमेला। या फिर और क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं? बताएं भाई। स्ट्रोमा लैमेला बता दिए, और क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं इसको? फ्रेट मेम्ब्रेन, फ्रेट मेम्ब्रेन। ठीक है, स्ट्रोमा लैमेला या फिर फ्रेट मेम्ब्रेन। और ये जो इसमें मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, जो इसमें मैट्रिक्स, जो फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, इसको क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा। गुड, स्ट्रोमा। ठीक है भाई, देखें तो प्लास्टिड्स क्या है? दीज आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते, सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं। ठीक, एंड अ फ्यू प्रोटेस्टेंट्स, ठीक है, कुछ प्रोटेस्टेंट्स में होते हैं, जैसे यूग्लेनॉइड्स, यूग्लेनॉइड्स। और यूग्लेनॉइड्स में क्यों होते हैं? क्योंकि बताया था मैंने, इट इज ए कनेक्टिव लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट। हाँ, गुड, वेरी गुड। यूग्लेनॉइड मैंने बताया था क्या है? कनेक्टिंग लिंक है, किसके बीच में? प्लांट और एनिमल के बीच में। इसके प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं और एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। ठीक, इसलिए यूग्लेनॉइड में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखें, इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल इन प्लांट सेल। ठीक, तो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल माना जाता है इसको प्लांट सेल में। ठीक, सर वैसे तो वैक्यूल पूरा होता है सर, प्लांट सेल में बड़ा 90% एरिया घेरता है। हाँ, देखिए दिक्कत क्या है कि एक्चुअल में जो सेल ऑर्गेनल टर्म है, जो सेल ऑर्गेनल टर्म है, ये कुछ चीजों के लिए रिजर्व्ड है ये टर्म। ठीक है, कुछ चीजों के लिए ये टर्म जो है ये रिजर्व्ड है। ठीक है, और किसके लिए रिजर्व्ड है? बेसिकली उन सब्सटेंसेस के लिए रिजर्व्ड है जो कुछ फंक्शन करते हैं। ठीक है, जो कुछ फंक्शन करते हैं। तो बेसिकली अगर हम वैक्यूल की बात करें तो वैक्यूल का कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो वैक्यूल का कोई फंक्शन नहीं है, इसलिए उसको जनरली जो है सेल ऑर्गेनल नहीं माना जाता। ठीक है, ओके सर। हम पढ़ते हैं उसको सेल ऑर्गेनल में, बट उसको सेल ऑर्गेनल माना नहीं जाता है। तो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल प्लांट सेल में आपका क्या हो जाता है? प्लास्टिड्स। और अगर इन जनरल पूछा जाए तो इन जनरल लार्जेस्ट जो सेल ऑर्गेनल है वो न्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक है, ओके सर। तो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल जो है न्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली सेल ऑर्गेनल हम किसको कहते हैं?
वो सब्सटेंसेस जिनके अंदर क्या हो, कोई फंक्शन हो। कैसे फंक्शन हो? कोई केमिकल फंक्शन हो, ठीक है, कोई केमिकली कोई फंक्शन हो रहा हो, कोई केमिकली कोई रिएक्शन हो रहा हो, तो उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेल। वैक्यूल्स में नहीं होता कुछ, वो खाली स्टोरेज का काम करते हैं, उनके अंदर कोई केमिकल फंक्शन नहीं होता है, ठीक। तो ये चीज है। तो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल क्या माना जाएगा? प्लास्टिड्स, ठीक। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, पिगमेंट के बेसिस पे 3 तरीके के प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट एंड फंक्शन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, ठीक। कौन कौन से हैं? पहला है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो वर्ड जो है उसी से समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। 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 और अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो फिर पिगमेंट का कलर क्या होगा? ग्रीन। ग्रीन कलर होगा। तो इसलिए क्लोरोप्लास्ट का कलर क्या होता है? ग्रीन कलर होता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स हैं, ठीक। दीज आर ग्रीन कलर्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। काम क्या है इनका? क्लोरोफिल अगर मौजूद है तो फिर काम क्या होगा? Photosynthesis. फोटोसिंथेसिस, गुड, ठीक है। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट देखें, क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट प्लास्टिड्स क्या है? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मीन्स कलर्ड, क्रोमो मीन्स कलर्ड, क्रोमो मीन्स कलर्ड, ठीक। तो दीज आर कलर्ड प्लास्टिड्स एक्सेप्ट ग्रीन कलर। क्यों? क्योंकि ग्रीन कलर के होंगे तो फिर वो क्या हो जाएंगे? क्लोरोप्लास्ट, ठीक। तो ये ग्रीन कलर छोड़ के बाकी जितने कलर हैं उसके क्रोमोप्लास्ट होते हैं, ठीक। दे आर प्रेजेंट इन फ्रूट्स एंड पेटल्स ऑफ फ्लावर्स, ठीक। तो फ्रूट्स की जो एक आउटर कवरिंग होती है भाई, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? पेरिकार्प। क्या कहते हैं उसको? पेरिकार्प। तो बेसिकली फ्रूट्स की पेरिकार्प लेयर जो है उसमें क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, और जो फ्लावर्स की पेटल्स होती हैं उसमें भी क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो कलर आप समझ ही सकते हैं, अलग अलग कलर होते हैं। जैसे मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, इनकी आउटर लेयर के कलर देखें क्या है? रेड है, येलो है, ठीक है। तो इस कलर के जो भी फ्रूट्स हैं या पेटल्स हैं, ठीक है, जैसे रोज वगैरह हो गए, ठीक है, बाकी लिली, जास्मिन, लोटस वगैरह जितने फ्लावर्स हैं, ठीक है, तो व्हाइट कलर हो गया, ऑरेंज कलर हो गया, ठीक है, पिंक कलर हो गया। तो ये सब क्या है? क्रोमोप्लास्टिड्स हैं, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट हैं ये सब। तो इस क्रोमोप्लास्ट के प्रेजेंस की वजह से इन सब में कलर मौजूद है, ठीक है। ग्रीन कलर नहीं होगा, अगर ग्रीन कलर होगा तो फिर वो क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे गुआवा है, तो गुआवा का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है, ठीक, ग्रीन कलर होता है। तो ग्रीन कलर अगर है तो फिर वो क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। जनरली जो फ्रूट होता है, ठीक है, वो पहले क्या होता है? कच्चा होता है, फिर राइप होता है, तो फिर वो पक जाता है, ठीक। तो जब वो कच्चा होता है तो उसका कलर क्या होता है? ग्रीन, ठीक। तो जब ग्रीन कलर होता है तो बेसिकली वो क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। यही क्लोरोप्लास्ट जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें? क्रोमोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में, ऑन राइपनिंग, ऑन राइपनिंग, ठीक। तो जब फ्रूट की राइपनिंग होती है तो जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था वो क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ठीक है भाई। Yes, नेक्स्ट sir. पॉइंट देखें। तो थर्ड प्लास्टिड्स क्या है हमारे? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, तो ल्यूकोप्लास्ट बेसिकली क्या होते हैं? कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता, और इनका काम क्या होता है? स्टोरेज का, ठीक है। दीज आर कलरलेस प्लास्टिड्स एंड दे परफॉर्म स्टोरेज, ठीक। स्टोरेज के बेसिस पे भी ये 3 तरीके के हैं, दे आर ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। किसके बेसिस पे? स्टोरेज के बेसिस पे, ठीक। कौन कौन से देखते हैं अभी। तो पहला है एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? प्रोटीन, ठीक है।
तो वो ल्यूकोप्लास्ट जो प्रोटीन स्टोर करेगा वो क्या होता है? एलियोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट, तो वो ल्यूकोप्लास्ट जो स्टार्च एसटी है ये, ठीक, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट स्टोर करेगा, तो फिर वो क्या होगा? अमाइलोप्लास्ट, ठीक। देन ओलियोरोप्लास्ट, ठीक, या इलायोप्लास्ट, ये क्या है? ये वो ल्यूकोप्लास्ट हैं जो लिपिड्स या फैट्स स्टोर करेंगे, ठीक। तो ये हो गए हमारे 3 तरीके के क्या? ल्यूकोप्लास्ट, ठीक। तो ये 3 तरीके के ल्यूकोप्लास्टिड्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखें, इनका जो शेप है वो भी अलग अलग तरीके के शेप हो सकते हैं। ये ओवल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट, ये मैंने आपको बात बता दी कि बोथ दीज मेम्ब्रेन्स आर स्मूथ। इनर मेम्ब्रेन में जो है क्या होता है? एक फ्लूइड फिल्ड होता है जिसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा, स्ट्रोमा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, फ्लैटेंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? थाइलाकॉइड। अभी देखा थाइलाकॉइड, तो फ्लैटेंड डिस्क मेम्ब्रेन सैक्स आर कॉल्ड थाइलाकॉइड्स, और वो एक के ऊपर एक अरेंज्ड होते हैं, आर अरेंज्ड इन सिलेंड्रिकल और ग्रैन्युलर शेप, सिलेंड्रिकल और ग्रैन्युलर शेप ऑफ स्टैक्स कॉल्ड ग्रैनम, ग्रैनम प्लूरल ग्रैना। तो एक होगा तो ग्रैनम होगा, और एक से ज्यादा होंगे तो ग्रैना होगा, ठीक है। ईच क्लोरोप्लास्ट, हर क्लोरोप्लास्ट में लगभग कितने ग्रैनम होते हैं? 20 से लेके 100 ग्रैनम होते हैं, 20 to 100 ग्रैनम, ठीक है। हर क्लोरोप्लास्ट में 20 to 100 ग्रैनम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट देखें, दे आर कनेक्टेड बाय इंटरकनेक्टिंग थाइलाकॉइड्स कॉल्ड स्ट्रोमा लैमेला। सर बुक में 40 to 100 है 40 to 100 है। जी। ईच क्लोरोप्लास्ट की मैं बात कर रहा हूं। जी उसी में। अच्छा, चलिए नंबर चेक कर लेंगे एक बार, ठीक, एक बार नंबर चेक कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ठीक है। दे आर कनेक्टेड बाय इंटरकनेक्टिंग थाइलाकॉइड्स कॉल्ड स्ट्रोमा लैमेला और फ्रेट मेम्ब्रेन, ठीक, जो अभी बताया था पीछे, ठीक। ये जो है इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा लैमेला या फ्रेट मेम्ब्रेन। ये 2 ग्रैनम को कनेक्ट करती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या? अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्कशन है क्या? इट हैज इट्स ओन सर्कुलर सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और राइबोसोम, और क्योंकि इसके पास अपना खुद का डीएनए राइबोसोम है, इसीलिए इसको भी हम क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल, ठीक। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है, हमें पता है फोटोसिंथेसिस का काम होता है इसकी वजह से, और इसको हम और क्या कहते हैं? सेल विद इन अ सेल, ठीक। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि सेल ऑर्गेनेल या वो सेल ऑर्गेनेल जिसको सेल विद इन अ सेल कहते हैं और ऑप्शंस हो उसमें, ठीक है, तो उसमें याद रखिएगा कि प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही क्या है? सेल विद इन अ सेल। हाँ, दोनों ही क्या है? सेल विद इन अ सेल, ठीक है, और दोनों ही क्या है? सेमी ऑटोनॉमस भी हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आ जाते हैं राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है राइबोसोम्स, ठीक। तो काफी छोटे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ये, ठीक है, बहुत छोटे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं और लगभग हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है, हर जगह पाए जाते हैं। इनका जनरल फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाते हैं ये, ठीक है, और यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में ही पाए जाते हैं, ठीक। तो देखें, दे वर डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलाडे, ठीक। तो जॉर्ज पैलाडे साइंटिस्ट थे, इन्होंने राइबोसोम्स को डिस्कवर किया था, और तभी से इनका नाम क्या पड़ा था? पैलाडे पार्टिकल्स। तो राइबोसोम्स को हम पैलाडे पार्टिकल्स भी कहते हैं, ठीक है, पैलाडे पार्टिकल्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? दे आर द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल, दे आर द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल, ठीक है, सबसे छोटे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर द ओनली सेल ऑर्गेनल फाउंड इन अनदर सेल ऑर्गेनल, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक लौते ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जो दूसरे सेल ऑर्गेनल के अंदर पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं, प्लास्टिड्स के अंदर पाए जाते हैं, तो सेल ऑर्गेनल के अंदर एक और सेल ऑर्गेनल पाया जा रहा है, ठीक है। हेंस दे आर कॉल्ड ऑर्गेनल विद इन एन ऑर्गेनल, सेल विद इन अ सेल नहीं,
ऑर्गेनेल विद इन एन ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल के अंदर ऑर्गेनेल। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखें, दे आर फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, जैसा भी बताया। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं और यूकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, याद रखिएगा। दे आर मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल होते हैं भैया। सिंगल, ना तो सिंगल मेम्ब्रेन होती है ना डबल मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन होती ही नहीं है इनकी। ठीक है भाई, मेम्ब्रेनलेस होते हैं ये। नेक्स्ट पॉइंट देखें, राइबोसोम में क्या होता है, आरआरएनए और प्रोटीन होता है। ठीक है, आरआरएनए और प्रोटीन होता है। ठीक, अब आरआरएनए क्या है, ये अलग अलग तरीके के आरएनए होते हैं। ठीक है, एमआरएनए, आरआरएनए, ठीक है, मैसेंजर आरएनए वगैरह, तो इसमें उतना डेप्थ में नहीं जाना है। ठीक है, बस ये याद रखें, एक इसमें आरएनए का टाइप होता है ये आरआरएनए और प्रोटीन। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखें, दे आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। मेन फंक्शन क्या है इनका, प्रोटीन सिंथेसिस। और क्योंकि इनका प्रोटीन सिंथेसिस काम होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ठीक है भाई, सब क्लियर है, कोई डाउट? नो सर। No, sir. चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सीलिया और फ्लैजिला। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको भी देख ले। सीलिया और फ्लैजिला बेसिकली क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक, तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और सीलिया और फ्लैजिला में डिफरेंस क्या होता है, देखिए अगर मैं ये सेल बनाऊं अभी, ठीक है, तो ये मैंने सेल बना दिया, इसके ऊपर ये क्या बना दिया मैंने, छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस बना दिए। ठीक, और इसके अंदर से बीच में से एक हेयर लाइक सब्सटेंस जो है प्रोट्यूड हो रहा है। तो ये जो छोटे छोटे हेयर लाइक सब्सटेंसेस है, इनको हम क्या कहते हैं, सीलिया। सीलिया। और ये जो लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है, फ्लैजिला। ठीक, तो इनमें यही डिफरेंस है कि सीलिया जो है वो छोटे छोटे होते हैं और नंबर में लार्ज होते हैं, फ्लैजिला लंबे होते हैं और नंबर में कम होते हैं। ठीक, तो सीलिया आर शॉर्ट एंड दे आर मेनी इन नंबर। ठीक, दे ऑल मूव इन कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है इनका। दे आर इन्वॉल्व इन लोकोमोशन, अटैचमेंट, सेंसेशन। ठीक, फ्लैजिला की अगर हम बात करें तो फ्लैजिला आर लॉन्ग, दे आर फ्यू इन नंबर। ठीक है, दे मूव इंडिपेंडेंटली, अलग अलग मूव करते हैं, एंड दे आर इन्वॉल्व इन लोकोमोशन। ठीक, ये बात हो गई किसकी, सीलिया और फ्लैजिला की। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे क्या है, सेंट्रोसोम्स। ठीक, सेंट्रोसोम्स, तो सेंट्रोसोम्स की अगर हम बात करें तो ये लोअर प्लांट्स में पाए जाते हैं, दे आर एब्सेंट इन हायर प्लांट्स। ठीक है, दे आर एब्सेंट इन हायर प्लांट्स। काम क्या होता है इनका, सेल डिवीजन का काम होता है। ठीक, दे आर हेल्पफुल इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में काम आते हैं। ठीक, ईच सेंट्रोसोम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रियोज, और सेंट्रियोज क्या होते हैं, दे आर मेम्ब्रेनलेस cylindrical structures made up of microtubules arranged in a specific pattern. ठीक, तो सेंट्रियोज का क्या काम होता है कि वो क्या करते हैं, सेल डिवीजन में मदद करते हैं। ठीक, तो ओवरऑल सेंट्रोसोम का क्या काम है, सेल डिवीजन। तो ये इतनी बात हो गई हमारी किसकी, सेल ऑर्गेनेल्स की। ठीक, तो यहां पे हमारे सेल ऑर्गेनेल्स कंप्लीट हो गए हैं। कोई डाउट है यहां तक, कोई डाउट No, यहां तक? ठीक, तो अब जो नेक्स्ट आपका टॉपिक बचा है, सर हाँ बताएं। हायर प्लांट में सर सेंट्रोसोम की जगह पे क्या होता है? हायर प्लांट्स में सेंट्रोसोम की जगह, सेंट्रोसोम की जगह वहां पे कुछ प्लेट्स होती हैं। ठीक है, प्लेट्स मौजूद होती हैं, उन प्लेट्स का मुझे नाम याद है। ठीक है, प्लेट्स मुझे नाम रिकॉल नहीं हो रहा है, क्या कहते हैं उनको। ठीक है, कुछ प्लेट लाइक सब्सटेंसेस मौजूद होती हैं वहां पे। ठीक है, उन प्लेट से जो है बेसिकली सेल डिवीजन होता है। ठीक है, वो सेल्स होते हैं, सेल्स में वो प्लेट्स फॉर्म होती हैं बीच में, मिडिल में, और फिर वो दोनों जो है साइटोप्लाज्म सेग्रीगेट कर जाते हैं और बीच में से कट ऑफ हो जाता है। ठीक, खैर मैं बता दूंगा देख के। देखिए यहां तक जो है आपके सारे सेल ऑर्गेनल्स कंप्लीट हो गए हैं। ठीक, तो अब जो नेक्स्ट आपका टॉपिक बचा है वो दो चीजें आपकी और बची हैं। ठीक है, एक तो है न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस और एक क्या है, सेल डिवीजन। ठीक है, तो वैसे तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बट थोड़ा सा इन डेप्थ है। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा, और वो भी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि फिर ना पढ़ाओ तो फिर स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि सर ये क्या है, ये क्या है। ठीक, तो काम है मेरा पढ़ाना, तो मैं पढ़ा दूंगा आपको। बट ये मैं आपको बता दूं कि जब मैं आपको बताऊंगा कि वो जो एक्स्ट्रा टॉपिक, तो उसको समझिएगा कि वो एक्स्ट्रा टॉपिक है। ठीक है, तो अपने जो बेसिक चीजें हैं, फंडामेंटल्स हैं, उनको पहले पढ़ लिएगा, जब टाइम मिले तो एक्स्ट्रा चीजों को भी पढ़ लिएगा। ठीक है भाई, ओके सर। चलिए तो अभी क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, सर कल की क्लास रिकॉर्डेड क्लास अभी अपलोड नहीं हुई यूट्यूब पर। अच्छा, सेंड तो की थी वैसे ग्रुप पे, सेंड नहीं हुई थी? फिर हुई थी। सर 2:30 क्लास होगी सर आज। हाँ, 2:30 पे क्लास। बायो की या किसी और सब्जेक्ट की? नहीं, अभी मुझे एक क्लास लेनी है, और बाकी किसकी है वो मुझे नहीं पता। ठीक है भाई, तो मैं बता रहा हूँ अभी आपकी एक और क्लास होगी, तो उसमें चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है भाई। तो ये जो नोट्स आपने अभी पढ़ा, ये नोट्स भी सेंड कर दीजिएगा। हाँ हाँ, ये तो मैं करता हूँ सर।